सेहत के हवाले से कुछ ज़िंदगी में अमराज इस तरह से होते हैं जो सुनकर ही हम कहते हैं खुदा ना खास्ता, लेकिन जब किसी अपने उस चीज़ में या उस मर्ज़ में, उस तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं, तब हमें एहसास होता है ये इतना तकलीफ़ दे मर्ज़ होता है। अगर हम स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान में देखें, बहुत सारे इस तरह से ये मर्ज़ जिसका मैं नाम है कैंसर, अगर इसकी बात करें तो इसकी अभी तक तशख़ीस जो है वो कहते हैं लीस्ट स्टेज पर जाकर पता चलती है। मैंने जितने अपनी लाइफ में केसेस देखे हैं। आज हम बात करेंगे किडनी कैंसर के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंतहाई नहायत मोअज़्ज़ज़ और काबिल कदर मेहमान जनाब प्रोफेसर डॉक्टर फैज़ मुमताज़ साहब। आप यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में यूरोलॉजी के प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज रहे हैं। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ज़ायद अरसा पर मुहित आपकी तहकीक और काविशों के नतीजे में कैंसर के इलाज के लिए नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाने में भी अहम मदद मिली है। इसके बारे में इनसे बात भी करेंगे। और इसके अलावा अगर मैं इनकी रीसेंट अगर आपको अचीवमेंट बताती चलूँ, और उन्होंने कम्प्लेक्स कैंसर की बेहतरीन तशख़ीस और सर्जरी के लिए ऑल AI बेस्ड 3D इमेजिंग जैसी भी सहूलियात जो है मुतारिफ करवाई हैं। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम, वैसे मैंने कहा कि तशख़ीस उस तरह से नहीं मुमकिन हो पाती है, वो लास्ट में जाके पता चलती है। तो जो हमारे साथ जो प्रोफेसर मौजूद हैं या डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इन्होंने AI इमेजिंग जैसी जो 3D सहूलियात हैं वो मुतारिफ करवाई हैं। इस बारे में ही बात करेंगे इनसे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। फर्स्टली तो हमारे लिए ट्रूली ऑनर की बात है कि आप इतने मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं हमारे लिए, इतने एक्सपर्ट रहे हैं, और तकरीबन 2 दहाइयों से बल्कि ज़ायद से एक अरसा है जिसकी वजह से आप इस पर काम कर रहे हैं। तो सर आप अपने बारे में थोड़ा आप हमें बताएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे। जी बिल्कुल। मेरी पैदाइश तो लाहौर में हुई थी। देन मेरे पेरेंट्स लेफ्ट पाकिस्तान एंड to Nigeria, where I lived for 20 years. Okay. So then we moved to, after graduating, I moved for postgraduate training in the United Kingdom, mainly based in London. So I've been based at the Royal Free Hospital, where I did my surgical training and urological training. And then I've been a consultant there for the last 20 years. In Nigeria? No, in the UK, London. Okay. So we moved to London after graduating in Nigeria. So I've been in London for the last 35 years. Okay. So did my basic surgical training and higher surgical training there, and I've been working there as a consultant with a special interest in kidney cancer. किडनी कैंसर के एक तरह से हम स्पेशलिस्ट। And then I deal with prostate and bladder cancers as well, but my predominant area of interest is kidney cancer. सही सर, अगर स्पेसिफिकली अगर हम स्पेशली पाकिस्तान की बात करें, आप 35 साल माशाल्लाह से वहाँ पे यूके में रहते हैं और इतने अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज़ को। अभी अगर हम पाकिस्तान में इसके इलाज या इसकी तशख़ीस की बात करें तो हम अभी कितना पीछे हैं? पाकिस्तान ने ओवर द लास्ट 10 साल में बहुत प्रोग्रेस कर लिया है। बहुत खुशी है। और मैं लास्ट 10 साल से यहीं आता रहा हूँ। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी ट्रांसप्लांटेशन में हमने की होल सर्जरी शुरू की किडनी कैंसर के लिए। ट्रांसप्लांट और डोनर नेफ्रेक्टमी जो किडनीज देते हैं उनकी की होल सर्जरी से किडनीज निकालने के लिए। उसका फ़ायदा ये है कि आप की होल से ऑपरेशन करते हैं तो पेशेंट की पेन आफ्टर सर्जरी कम होती है, हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है, और दे गेट बैक टू द काम में वेरी क्विकली सून आफ्टर देयर सर्जरी। तो वो हमने इंट्रोड्यूस की सिंध इंस्टीट्यूट में 10 ईयर्स अगो। नाउ माशाल्लाह दे हैव नाउ गॉट रोबोटिक्स। तो उन्होंने बहुत तरक्की कर ली है, अब इंडिपेंडेंटली सारा काम कर रहे हैं। लाहौर में भी 2-3 रोबोट्स आ गए हैं। की होल सर्जरी बहुत एक्सपेंड हो गई है। इस्लामाबाद में मैं अभी था तो वहाँ भी बहुत काम हो रहा है। स्टोन वर्क में भी उन्होंने की होल सर्जरी शुरू कर दी। फिर अब एबटाबाद में हमने पाकिस्तान किडनी सेंटर खोला है, जिसका अभी हम लाइव वर्कशॉप करके आ रहा हूँ मैं लास्ट वीक। तो बहुत ही प्रोग्रेस हो गई है पाकिस्तान में माशाल्लाह ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, और किए जा रहे हैं। सही सर, जो हम AI इमेजिंग की बात कर रहे हैं उसकी तशख़ीस के लिए, उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे क्योंकि वो आपकी लीडरशिप में सारा मुतारिफ करवाया जा रहा है। जी, अब देखें किडनीज, जैसे किडनी एक ऑर्गन है, उसकी ब्लड सप्लाई जो है ना बहुत वेरिएबल है। मतलब कि डिफरेंट एक आर्टरी हो, 2 आर्टरीज हो, और किडनी ट्यूमर्स जो होते हैं कभी ऊपर में होता है किडनी, कभी सेंट्रल पार्ट में, कभी लोअर किडनी पार्ट में होता है। तो हमने देखा कि और पाकिस्तान में यहाँ किडनी डिजीज़ बहुत कॉमन है, डायलिसिस की बहुत इश्यूज हैं, हाइपरटेंशन बहुत कॉमन है, डायबिटीज़ बहुत कॉमन है। तो हर बीमारी कॉमन है एक तरह से। नहीं, उसकी वजह ये है कि वो किडनी फंक्शन को अफेक्ट करता है। अगर अब कैंसर हो जाए तो आपको पूरी किडनी निकाल दें तो वो पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाती है। ओके। जी, तो अब हमने ये शुरू किया लास्ट 10-20 साल से। ये ऐसे हो रहा है कि पहले ओपन सर्जरी से खाली ट्यूमर निकाल दें, मतलब कि कैंसर निकाल दें, और किडनी को हम प्रिजर्व कर लें ताकि उसको डायलिसिस की ज़रूरत ना पड़े। अब ये कॉम्प्लेक्स ट्यूमर्स हो जाते हैं, उसके लिए हमने 3D इमेजिंग बनाई
ताकि हमें पता चल जाए यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम जो 2D के CT स्कैन्स होते हैं उनको हम ऑटोमेटिक विद AI गाइडेंस कन्वर्ट कर देते हैं 3D में। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि हमका जो ट्यूमर की रिलेशनशिप है ब्लड वेसल से और जहाँ यूरिन कलेक्ट होती है उसको ये पता चल जाता है कि हम वो निकाल के बाकी किडनी सेव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये रेवोल्यूशनाइज हो गया। इसके लिए हम एक ट्रायल शुरू कर दी हमने यूनाइटेड किंगडम में कि 2D स्कैन्स वर्सेस 3D स्कैन्स कि उसके फ़ायदे क्या हैं कि हम किडनी प्रिजर्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, डायलिसिस के इश्यूज कम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, किडनी फंक्शन बेटर प्रिजर्व हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो उससे अभी जो प्रिलिमिनरी डेटा है वो यही शो कर रहा है कि 3D इज़ मच बेटर। तो ये हम अब रोबोट के साथ काम करते हैं, तो उसके लिए ये 3D इमेजिंग अब हम रोबोट की कंसोल के अंदर डाल के हम गाइडेंस हो जाती है हमें कि हम वाकई ये काम कर सकते नहीं कर सकते। तो बहुत फ़ायदा हो गया उसकी वजह से। मैंने जब शुरू किया तो मेरे हॉस्पिटल में खाली ये काम होता था, अब नेशनली यूनाइटेड किंगडम में हर मेजर किडनी कैंसर सेंटर ये यूज़ कर रहा है। और बिल्कुल ट्रूली एक रेवोल्यूशन है एक तरह से अगर देखा जाए तो। हम कहते हैं कि एआई हमारे लिए थ्रेट है, लेकिन जिस तरह से आप इसको रेवोल्यूशनरी तौर पर लेकर आए हैं तो ये एक ट्रूली अप्रिशिएटेड थिंग है। और यहाँ पे अगर मैं मेंशन करती जाऊँ, मेरे वालिद साहब भी ये किडनी कैंसर की वजह से डेथ हुई थी। कहा जाता है कि वो ट्यूमर जो है पूरी बॉडी में फैल गया था, समथिंग इस तरह से। ऐसा भी होता है कि हमें लीड स्टेज पे पता चले और ट्यूमर जो है वो पूरी बॉडी में उस तरह से फैल जाए? मैं आपका पहली बात का जवाब दूंगा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरना नहीं चाहिए। हाँ, थ्रेट है ना, हम कहते नहीं, हैं। बिल्कुल थ्रेट नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम भी ये गलत है, इसका कहना चाहिए एनहांस्ड इंटेलिजेंस, बढ़ाई इंटेलिजेंस। तो जो लोग नहीं इस्तेमाल करेंगे वो जॉब अपना लूज़ करेंगे, जो इस्तेमाल करेंगे वो अपना जॉब रखेंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत है ताकि हमारे पेशेंट्स को बेनिफिट मिले इसका। नीड ऑफ टाइम। जी। दूसरी बात जो है, किडनी कैंसर अगर अर्ली ना पता चले तो वो स्प्रेड हो जाता है। जब स्प्रेड हो जाता है फिर सर्जरी का रोल कम हो जाता है, क्योंकि आप किडनी निकाल दें फिर भी कैंसर बाहर होगा। अब पिछले 10 साल में बहुत सारी ड्रग्स निकल आई हैं, इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स, इम्यून थेरेपी की ड्रग्स। उसका ये फ़ायदा हुआ है कि जहाँ लोग 2 साल तक जीते थे अब वो 7-8 साल तक जी सकते हैं, क्योंकि ये नई ड्रग्स आई हैं। पहले 1-2 ड्रग्स होती थी, अब हमारे पास 15-20 डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स हैं। प्रॉब्लम ये है ये बहुत महंगी ड्रग्स हैं, पाकिस्तान में नहीं मिल रही। अगर मिल रही हैं तो बहुत महंगी हैं। अगर 10 लोगों को कैंसर होता है तो एक बंदा अफोर्ड कर सकता है। तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। मैं PKLI की मल्टी डिसिप्लिनरी टीम मीटिंग होती है एवरी थर्सडे, मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। तो मैं वहाँ UK में होता हूँ, तो लेकिन थर्सडे मॉर्निंग को मैं 7 o'clock उठता हूँ और देखता हूँ कि सारे किडनी कैंसर जो डिस्कस होते हैं उनकी मैनेजमेंट क्या है। तो मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान में किडनी कैंसर बहुत एडवांस प्रेजेंट कर रहा है, और अभी फ़ायदा ये हो रहा है कि अवेयरनेस की वजह से हम पिक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोग कैंसर स्प्रेड हुआ होता है। तो सर इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, हम कैसे इसकी तरफ जाते हैं, स्टार्टिंग में कौन सी ऐसी एहतियात है जो हम कर सकते हैं? किडनी कैंसर जनरली मोस्ट में कोई कॉज नहीं होता, लेकिन 4-5 कॉजेज बहुत कॉमन हैं। एक वेट, अगर आप ओबीस हैं, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर आपका हाई है और आपको किडनी फेलियर हो रहा है, डायबिटीज़ हो रहा है और फैमिली हिस्ट्री हो। अगर फैमिली हिस्ट्री में किडनी कैंसर है, अगर यंग एज में होता है तो बहुत रिस्क फैक्टर है। लेकिन मेन फैक्टर जो है ब्लड प्रेशर, वेट और क्या कहते हैं डायबिटीज़। सही हो गया। तो सर एक ये इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक मिथ हम कहते हैं स्पेसिफिकली कि हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमारे गुर्दों से जो फासिद मादे होते हैं वो जल्दी रिलीज होते हैं, और उसके बाद जैसे कहते हैं सफाई करते हैं हमारे गुर्दे जो, अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं। डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए। पानी पीने का सही अमल क्या है? जो भी लोग हैं जो अपने किडनीज जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए बेहतर रखना चाहते हैं, तो क्या एक मेथड है जो हमें फॉलो करना चाहिए? मोस्ट जनरल एडवाइस ये है कि आप 1.5 to 2 लीटर्स पानी, क्लियर वाटर पिए हर रोज़। इन एडिशन टू आप जो टी, कॉफ़ी, जूसेस पीते हैं उनके अलावा क्लियर वाटर आप पिए। उसके 2 फ़ायदे हैं, जैसे आपकी कह रही हैं किडनीज की क्लियरेंस ज़्यादा हो जाएगी, और दूसरा ये है कि स्टोन डिजीज़ बहुत कॉमन है पाकिस्तान में। तो बहुत स्टोन डिजीज़ मोर कॉमन है देन कैंसर पाकिस्तान में। हाँ जी। तो ये फ़ायदा ये है कि आप 2 लीटर्स पानी पिए मिनिमम एटलीस्ट। अब स्टोन सर्जरी भी पहले कहाँ 10 साल पहले ये और 20 साल पहले ऑपरेशन साथ बड़ा कट करके करते थे। हाँ, फिर अब की होल आ गई है और लेज़र्स आ गए हैं। अब UK में और वेस्टर्न वर्ल्ड में 99% ऑफ द सर्जरी की होल से होती है, स्टोन सर्जरी।
यहाँ पाकिस्तान में अभी भी 50% है। तो उसका हम अभी बहुत काम कर रहे हैं। हमारे दोस्त, मेरे कॉलीग्स आते हैं, बहुत अवेयरनेस ला रहे हैं, बहुत स्टोन की, और कि हम मैं आता हूँ, हम एवरी ईयर 2 और 3 टाइम्स टू मेक श्योर, क्या कहते हैं, किडनी कैंसर की अवेयरनेस और ट्रीटमेंट्स जो बाहर हैं वो यहाँ हमारे मुल्क में भी मिलें। नहीं सर, आप जैसे लोग अगर काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अवेयरनेस जो है फैलती जाएगी और इंशाल्लाह हम इस मर्ज से महफूज भी होते जाएंगे। अच्छा, अगर हम स्पेसिफिकली आगे बढ़ें तो कहते हैं कि मर्दों में जो मेजर प्रॉब्लम आती है एक टाइम पर जाकर प्रोस्टेट कैंसर एक बढ़ जी जाता जी है। स्टार्टिंग में प्रोस्टेट होती है, उसका साइज मिनिमम करते करते वो एक बढ़ जाता है। जी इसकी मेजर रीज़न क्या होती है? बिल्कुल। पाकिस्तान में भी प्रोस्टेट कैंसर भी, जस्ट लाइक किडनी बिल्कुल। कैंसर, लेट प्रेजेंटेशन होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ना वो बैठता है ब्लैडर के नीचे, उसके थ्रू पेशाब की नाली जाती है, पेशाब निकलता है। तो प्रोस्टेट की 4 बीमारियां हैं। अच्छा। एक इन्फेक्शन हो जाती है मेनली, ओके। दूसरा प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है, जी। फिर तीसरा इन्फ्लेम्ड हो जाता है, प्रोस्टेट कहते हैं प्रोस्टेटाइटिस, और ओके। चौथा कैंसर। सो हमें जब पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं ना, उनको पेशाब में दिक्कत आ रही हो या पेशाब बहुत ज़्यादा रुकता नहीं है शायद रुकता उनका, नहीं है, हाँ। बहुत फ्रीक्वेंसी होती है, एग्जैक्टली। अर्जेंसी होती है, या पेशाब में खून आता है, थोड़ा सा जलन होती है, तो ये 4 चीज़ें हमें असेस करनी पड़ती हैं टू मेक श्योर, क्या कहते हैं, उसको इन्फेक्शन नहीं है, सूजन नहीं है, इनलार्ज नहीं है, कैंसर नहीं है। तो टेस्ट में अवेलेबल है। पहला जो चीज़ होती है, हम यूरिन टेस्ट करते हैं कि उसमें इन्फेक्शन है कि नहीं, इन्फेक्शन नहीं हुआ, फिर हम ब्लड टेस्ट करते हैं कि इन्फ्लेमेशन है कि नहीं, फिर तीसरा टेस्ट हम करते हैं PSA, ओके। ब्लड मार्कर है कॉल्ड प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये ब्लड टेस्ट में एक प्रोटीन है जो खाली प्रोस्टेट से में बनती है, कॉल्ड ठीक प्रोस्टेट है। स्पेसिफिक एंटीजन। तो वो टेस्ट करके हमें पता चल जाता है कि PSA अगर बढ़ा है कि नहीं। अब PSA इन्फेक्शन में भी बढ़ सकता है, इन्फ्लेमेशन में भी बढ़ सकता है, सिंपल एनलार्जमेंट में भी बढ़ सकता है। ये ऑल दो स्पेसिफिक है प्रोस्टेट के लिए, लेकिन कैंसर के लिए स्पेसिफिक नहीं है। ओके। तो हमारे यहाँ जब हम देखते हैं PSA, फिर हम आगे एग्जामिन करते हैं, इन्फेक्शन रूल करते हैं, इन्फ्लेमेशन रूल करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, फिर MRI स्कैन करते हैं। आजकल MRI स्कैन ने रेवोल्यूशन हो गया है कि उसके साथ डायग्नोसिस बहुत अच्छी तरह बन सकता है। तो MRI में पता चल जाता है कि प्रोस्टेट कैंसर है कि नहीं, कि ये सिंपल एनलार्जमेंट है। अगर प्रोस्टेट कैंसर नज़र आता है MRI में, फिर हम उसकी बायोप्सी कर लेते हैं। सही। तो अगर बायोप्सी में फिर हम देखते हैं ये लो रिस्क प्रोस्टेट कैंसर है या कि हाई हाई रिस्क। रिस्क है। ओके। जो लो रिस्क प्रोस्टेट कैंसर है, आजकल उसकी ट्रीटमेंट ये है कि उसको मॉनिटर करें, ओवर ट्रीट नहीं करें। एग्जैक्टली। तो जब कन्फाइंड है हाई रिस्क, तो उसकी ट्रीटमेंट्स हैं, 2 मेन ट्रीटमेंट्स हैं। रेडियोथेरेपी, रेडिएशन ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या प्रोस्टेट कैंसर को निकाल सकते इज हैं। इट अवेलेबल इन पाकिस्तान? जी बिल्कुल अवेलेबल है। तो पाकिस्तान में अब बहुत प्रोग्रेस शुरू हो गई है, बहुत कम है अभी भी, लेकिन अवेलेबिलिटी आ गई है। जैसे पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट है लाहौर में, जी। वहाँ रोबोट्स आ गए हैं, तो उन्होंने वहाँ शुरू कर दिया है ये काम, प्रोस्टेट की सर्जरी रोबोट के साथ करने। जैसे मैंने बताया, किडनी कैंसर लार्जली की होल सर्जरी होती है बाहर, प्रोस्टेट कैंसर भी 99.9% बाहर में रोबोट के साथ होती ओके। है। तो पाकिस्तान में तो अभी, क्या कहते हैं, 10% भी नहीं है, 15% भी नहीं है, या कह लें, लेकिन आ गई है टेक्नोलॉजी। अब उसको हमने अवेयरनेस लाना है। प्रॉब्लम ये है कि अर्ली डायग्नोसिस करना है। अभी लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि कब PSA करना है, कब कब जाके नहीं करना। एंटीबायोटिक्स कब नहीं काम कर रही, इन्फेक्शन की नहीं ट्रीट हो रही, तो जाके आगे टेस्ट करें। तो जब आपको प्रॉब्लम होती है, मेन मैसेज ये है कि आप, जब तक आपकी इन्फेक्शन नहीं ठीक होती, तो आप जाके फिर से दोबारा टेस्ट करें, आगे MRI स्कैन करवाएं, ताकि अगर फैमिली हिस्ट्री है प्रोस्टेट कैंसर में, अगर एक आपका भाई को प्रोस्टेट कैंसर है, आपका रिस्क डबल हो जाता है। मैं यही पूछने वाली थी कि इसमें फैमिली हिस्ट्री मैटर करती है कि अगर बहुत आपके मैटर करता प्रोस्टेट बनने की, और इसकी रीजन क्या बनती है प्रोस्टेट बनने की? है। प्रोस्टेट जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज होता है ओके। ये, लेकिन एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट बड़े होने का रिस्क फैक्टर नहीं है कि वो प्रोस्टेट कैंसर हो, बट प्रोस्टेट कैंसर उम्र के साथ भी बढ़ता है। तो अगर आप देखें, जो ऑटोप्सी स्टडीज, जब आदमी की पोस्टमार्टम की स्टडीज़ हुई हैं, ठीक उसमें है। उन्होंने ये देखा है कि जब आपकी उम्र 50 साल है, 50% लोगों को प्रोस्टेट कैंसर उनमें नज़र आता है, ओके। लेकिन मोस्टली लो रिस्क होता है। 60 की उम्र हो 60%, 70% तो हमारा काम ये है कि उसको आइडेंटिफाई करना, पिकअप करना कि अर्ली प्रोस्टेट कैंसर कौन सा है, हाई रिस्क प्रोस्टेट कैंसर कौन सा है, और कब ट्रीट करना है।
क्योंकि ट्रीटमेंट की जो है वो सर्जरी और रेडियोथेरेपी वो आदमी को बहुत अफेक्ट करती है। ओके। वो क्या अफेक्ट करती है कि आपकी जो नर्व्स हैं ना, जो सप्लाई करती हैं आदमी के की इरेक्शंस के लिए, ओके। वो डैमेज हो सकती हैं अगर आप प्रोस्टेट निकालें। तो अगर आप अर्ली प्रोस्टेट कैंसर में निकाल दें आधे लोगों की, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाएगी। फिर जो स्फिंक्टर होता है प्रोस्टेट के नीचे जो कंट्रोल करता है कॉन्टिनेंस के लिए, ठीक है। तो वो डैमेज हो जाए प्रोस्टेट में, वो उसका भी रिस्क होता है। 10% में होता है, लेकिन अब रोबोट की टेक्नोलॉजी आई है, उससे बहुत फ़ायदा हो गया कि 90% में हम कॉन्टिनेंस मेंटेन कर सकते हैं और नर्व्स को भी स्पेयर कर सकते हैं। तो जब प्रोस्टेट की ज़रूरत हो, एक्सपीरियंस सर्जन्स हैं यहाँ पाकिस्तान में, बहुत कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, खाली ये 3 शहरों में पाकिस्तान की तो जो एग्जैक्टली, इतनी बड़ी पॉपुलेशन आबादी है आबादी हमारी है, और इसमें तो बहुत अभी ज़रूरी है अभी। ये प्रोस्टेट में हमें बहुत बहुत काम करना पड़ा है, तो करना सर है इसमें पाकिस्तान कोई में। ऐसे लाइफ फैक्टर या लाइफस्टाइल इस तरह से है जो हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें इस चीज़ से बचने के लिए, या हम कहते हैं कि आपको यूरिन नहीं रोकना चाहिए बहुत सारी चीज़ों में, या मिथ है ये सिर्फ इस तरह ये से? मिथ है। सो मेन रिस्क फैक्टर्स जो हैं, एज है, एज इज़ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर, ओके। फैमिली हिस्ट्री रिस्क फैक्टर है, फिर वेट आपका, अगर आप ओबीस हैं बहुत, तो रिस्क फैक्टर है आपका। ये 3 मेन रिस्क फैक्टर्स हैं। तो आपको जब सिम्टम्स हों तो आपके डॉक्टर को चाहिए कि देखे कि आपको ये खाली सूजन है, सिंपल एनलार्जमेंट है, कि वाकई प्रोस्टेट कैंसर है। तो डॉक्टर आपका एग्ज़ाम कर सकता है प्रोस्टेट विद द फिंगर थ्रू द बैक पैसेज, लेकिन वो इतना सेंसिटिव नहीं है। ओके। तो क्योंकि वो खाली बैक पार्ट ऑफ द प्रोस्टेट को एग्जामिन करता है, इसीलिए वेस्टर्न में अब वर्ल्ड में एमआरआई स्कैन, जब आपका पीएसए हाई हो, फैमिली हिस्ट्री हो, इन्फेक्शन नहीं है प्रोस्टेट में लेकिन सिम्टम्स हो रहे हैं, तो आपको एमआरआई स्कैन करने पड़ते हैं। तो सर अगर हम ब्लैडर कैंसर की तरफ जाएं तो इसका भी सेम ही है या इसमें क्या डिफरेंशिएट है बिल्कुल इसमें? सही। सो ब्लैडर, यही जब आदमी सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, पेशाब खून में, हमारा ये ड्यूटी बन जाती है कि हम किडनी को भी चेक करें, प्रोस्टेट को भी चेक करें, ब्लैडर को भी चेक करें। एक सिम्टम जो है, एक अगर मैं मैसेज भेज सकता हूँ सर ये आज, कैमरा है हमारा मैसेज के एक लिए। मैसेज मैं भेज सकता हूँ कि अगर आपने खून देखा है यूरिन में, उसको कभी भी ना इग्नोर करें। ओके। नेवर। आप जीपी के पास भी जाएं, वो कहे कि आपको इन्फेक्शन है, ट्रीट कर लें, उसको आप ज़रूर असेस करें, क्योंकि रिस्क जो है कैंसर का किडनी या ब्लैडर और प्रोस्टेट में बहुत हाई होता है। तो कभी जो आप खून देखा है यूरिन में, आपने खुद एक दफ़ा भी देखा हो, उसको ज़रूर जाएं। बाज़ लोग करते हैं कि एक दफ़ा देखा खून, चला गया, भूल जाते हैं, फिर वो साल के बाद फिर से दोबारा होता है, फिर बहुत लेट हो जाता है। तो कभी भी आपने खून यूरिन में देखा है, उसको पूरी डिटेल में असेस करें। बिल्कुल उसकी इन रूट केस पे जाएं और अच्छे से जी, डॉक्टर से बिल्कुल। रब्ता जी, करें ताकि जी, जो भी आगे प्रॉब्लम्स है उससे बच सके। जी, सर इसकी मेनली रीजन क्या बनती है अगर हम ब्लैडर कैंसर की तरफ जी। जाएं? सो ब्लैडर कैंसर पाकिस्तान में और अराउंड द वर्ल्ड, मेन रिस्क फैक्टर इज स्मोकिंग। ओके, जिसको हम टोटली निग्लेक्ट जी, करते हैं। क्या आपका जो स्मोकर्स हैं, उनको ब्लैडर कैंसर का रिस्क हायर है देन लंग कैंसर। ओके। तो स्मोकिंग इज़ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर। फिर लोग होते हैं सर्टन केमिकल फैक्ट्रीज में, बार्बर्स जो होते हैं वो हाथ में डाइज इस्तेमाल करते हैं, उनके भी यहाँ बहुत रिस्क है। यहाँ ग्लव्स नहीं पहनते, हाँ तो जी बिल्कुल, तो एहतियात नहीं है, बहुत एहतियात कम नहीं है। है। सो सर्टन डाइज वो जो इस्तेमाल करते हैं, उनका हाई रिस्क फैक्टर होता है। तो ये 3 चीज़ें बहुत, स्मोकिंग इज़ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर ब्लैडर कैंसर। और ये बहुत ज़रूरी है छोटी छोटी चीज़ों की अवेयरनेस देना, लेकिन अगर मैं अपनी स्पेसिफिकली बात करूँ, मुझे नहीं आइडिया था कि ब्लैडर कैंसर की मेजर रीज़न जो है स्मोकिंग हो सकती है जी, और ये लंग्स से ज़्यादा ब्लैडर पे इफेक्ट कर सकती है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। अवेयरनेस की इतनी हमें कमी ये है। तो बहुत देखें, ये तो दिस इज़ वी नीड टू ब्रिंग दैट अवेयरनेस। अगर एक मैसेज हम दे दें अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी को कि स्मोकिंग जो है ना इज़ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर। कैंसर ऑफ द किडनी में भी हो सकता है, जो ब्लैडर कैंसर होता है वो सिमिलर टाइप का कैंसर किडनी में भी हो सकता है। ओके। सब किडनीज में भी पहले 10 साल हमें 2-3 टाइप ऑफ किडनी कैंसर पता था, अब इतनी एडवांसमेंट हो गई है, सर्टनली पैथोलॉजी में देख रहे हैं कि हमें 25-30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ किडनी कैंसर नज़र आते हैं। खुदा ना तो खास्ता। बट 2 मेन कैंसर्स हैं ना, एक होता है जो स्किन लाइनिंग होती है जहाँ पेशाब से गुजरता है, ओके। वहाँ कैंसर हो सकता है, या मीट ऑफ द किडनी में हो सकता है। सो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स हैं। तो ब्लैडर कैंसर,
Smoking is the biggest risk factor. सर कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे सिर्फ सुनने को ही मिली थी कि हम अक्सर सुनते हैं, जो आम जुबान में, हमें मेडिकल की जुबान तो ऑब्वियसली नहीं उस तरह से पता है, कहते हैं गुर्दे में पानी की थैलियां बन जाना। इसको हम क्या कहते हैं? समथिंग, इसको ये कैंसर की तरफ जाता है ये समथिंग चीज़ें इस तरह से? वो किडनी फेलियर हो जाता है, फिर वो जो कहते हैं पानी बन गया, हाँ, तो एग्जैक्टली। वो उनकी किडनी फेलियर हो जाता है। उसका कॉमनेस्ट कॉज यही होता है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सिस्टिक डिजीज़, सिस्ट बन जाती हैं किडनीज में, तो उनमें वो किडनी फेलियर हो जाता है। तो लोग जो देखते हैं वो किडनीज के जब बात करते हैं वो किडनी फेलियर की बात करते हैं, किडनी कैंसर सोचते नहीं हैं। हाँ जी। जी, तो अब क्या कहते हैं, दो प्रॉब्लम्स होती हैं किडनीज में, एक किडनी फेलियर बिकॉज ऑफ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड अदर थिंग्स, दूसरा कैंसर। तो देयर टू डिफरेंट थिंग्स, तो दोनों को देखना पड़ता है। सही। सर अगर हम पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करें, बहुत सारी चीज़ों में अवेयरनेस देना हमने शुरू कर दिया है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी जाती है, हर खातून को आगाह किया जाता है, इवन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स लेवल पर भी इस चीज़ों की अवेयरनेस दी जाती है कि हमें इस चीज़ पर कंसंट्रेट करना है। इसी तरह से जैसे हमने प्रोस्टेट या ब्लैडर कैंसर की बात की है, स्पेसिफिकली अगर मर्दों में ये एजेस के बाद समथिंग ये हो जाता है, तो इसके लिए भी एक प्रॉपर अवेयरनेस, कैंसर कैंपेन्स वगैरह चलाना आपके ख्याल में ऑब्वियसली ज़रूरी है? बिल्कुल, इसका भी टू पार्ट्स हैं। Okay. एक पार्ट है जनरली औरतें, उनको जब सिम्टम्स होते हैं वो जल्दी डॉक्टर के पास जाती हैं। अच्छा। आदमी जो होते हैं वो कहते हैं भाई ठीक हो जाएगा, हाँ, केयरलेस की तरफ केयरलेस, जाते हैं, हाँ। हमने ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आदमी को हमने ये अवेयरनेस करना है कि आपको भी ये हो सकता है, आप आगे अवेयरनेस लाएं। और फिर जैसे आपकी बात है कि प्रोस्टेट की अवेयरनेस बताएं उन लोगों को कि क्या सिम्टम्स हैं प्रोस्टेट के, कैंपेन्स रखें ताकि इन लोगों को बताएं कि एहतियात क्या कर सकते हैं सकते इसके हैं। लिए स्पेसिफिकली? कैंसर प्रिवेंशन की डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट, वो वी कैन गो ऑन टू दैट, बट दैट्स अ बिग टॉपिक ऑन इटसेल्फ। ओके। जी, तो प्रिवेंशन ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, जहाँ हाई रिस्क हो, देयर थिंग्स दैट यू कैन टेक टू प्रिवेंट प्रोस्टेट कैंसर, तो बट वी विल डू दैट एट अनदर डे। जी। अच्छा सर, पाकिस्तान में जितने भी यूरोलॉजी से मुंसलिक जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? पाकिस्तान में आई थिंक जो डॉक्टर्स हैं, आई थिंक वी शुड वर्क वेरी क्लोजली अपने पेशेंट्स के साथ, ताकि उनको अवेयरनेस लाएं, उनको बताएं, कैंपेन्स रखें, ताकि रेगुलर बेसिस पे एजुकेट करें पब्लिक को। एजुकेशन जो है ना, उससे चेंजेस आएंगी। सो Truly. वन मैसेज जो है कि कैंपेन्स रखें, अवेयरनेस लाएं लोगों को, ताकि उनकी जो सिम्टम्स हैं वो जल्दी आके असेस करें। बिल्कुल इस तरह से है सर। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, इतनी अवेयरनेस आपने दी है हमें, और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान आकर जो भी रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, ट्रूली अप्रिशिएटेड सर। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। सेम हेयर सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द प्रोग्राम। और इसी के साथ मैं भी ये कहना चाहूँगी कि एक बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है इन्होंने कि हम जो खवातीन हैं, हम थोड़ी सी नाजुक होते हैं, तो हम ज़रा कहती हैं कि फ़ौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाया जाए, लेकिन मर्द हजरात जो है वो थोड़े से नेग्लिजेंस पे चले जाते हैं या केयरलेस हो जाते हैं, तो लाजमी खुदा ना खास्ता ऐसा कोई बड़ा मर्ज नहीं होता, लेकिन तशखीस बहुत ज़रूरी है।